चेहरा देख लो तो उन दोनों का साथ जिंदगी भर का हो जाता है। और आज वही न्यू ईयर की रात है, शायद मुझे भी मेरा हमसफर मिल जाए और मुझे अपनी बाहों में भर कर कहे, धृति आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मेरी क्वीन बनोगी। न्यू ईयर ईव की पार्टी चल रही थी। पहाड़ की चोटी पर एक लड़की अपनी दोनों बाहों को फैलाकर बर्फ जैसी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। उसने अपना सिर झुकाकर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। रात के 12 बजने ही वाले थे और धृति बेचैन हो रही थी। कहाँ हो मेरे प्रिंस चार्मिंग। तभी अचानक एक भारी लेकिन आकर्षक आवाज गूंजी, हे वहाँ क्या कर रहे हो तुम। वो आवाज सुनकर धृति का दिल नाच उठा। हे भगवान, तूने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। प्रिंस चार्मिंग इतनी जल्दी मुझे ढूंढते हुए आ गया। धृति मुड़ी ही थी कि वो लड़का बोला, हटो वहाँ से, वरना गिर जाओगी। धृति हड़बड़ाकर मुड़ी ही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। लेकिन इससे पहले वो गिरती उस आदमी ने आकर उसका हाथ थाम लिया। सुसाइड करने के लिए यही जगह मिली तुम्हें। डर के मारे धृति का कलेजा मुंह को आ गया। वो खाई की ढलान पर थी, एक पैर जमीन पर और दूसरा हवा में, और उस आदमी ने उसका हाथ थाम रखा था। उसके हाथ पकड़ते ही धृति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चिल्लाकर बोली, मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। आदमी गुस्से में चिल्लाकर बोला, फिर वहाँ क्यों करी थी बेवकूफ, चलो अब ऊपर आ जाओ। उसने धृति को ऊपर खींचने की कोशिश की तो धृति फिर चिल्लाई, बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बोला, हटो, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, जाओ यहाँ से, मैं अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही थी। वो आदमी चिढ़कर बोला, बेवकूफ ही नहीं, बेअकल और बदतमीज भी हो, मैंने हाथ छोड़ दिया तो पहाड़ी से गिरकर मर जाओगी। धृति ने धीरे से एक आंख खोलकर नीचे की तरफ देखा। ढलान के बाद गहरी खाई देखते ही उसे चक्कर आ गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। उस आदमी ने एक झटके से उसे खींच लिया। धृति खुद को संभाल नहीं पाई और उस आदमी के सीने से जा टकराई। तभी जोरों से आतिशबाजी हुई। आसमान रोशनी से भर उठा और पीछे कैंप में पार्टी कर रहे लड़कियां जोर से चिल्लाए, हैप्पी न्यू ईयर। धृति ने एक पल के लिए आंखें खोली और झटके से बंद कर ली, लेकिन आतिशबाजी की रोशनी में उस शख्स की नजर धृति के चेहरे पर कुछ पल के लिए अटक गई। बेहद खूबसूरत मासूम चेहरा, लंबे लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें जो इस वक्त धृति ने कसकर बंद कर रखी थी, और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ जो कुछ बुदबुदा रहे थे। एक तरफ धृति अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी के लिए इस पहाड़ी पर कैंपिंग के लिए आई थी, दूसरी तरफ उसे बचाने वाला लड़का अरुण भी अपने दोस्तों के साथ आया था। कॉल पर बात करते हुए इस तरफ निकल आया। तभी उसे धृति पहाड़ी की चोटी के पास खड़ी दिखी तो उसे लगा वो सुसाइड कर रही है। मगर जैसे ही उसने धृति का चेहरा देखा तो खुद को भी भूल गया। फिर उसने खुद को संभाला और धृति को हल्के से अपनी बाहों में संभाले हुए धीरे से बोला, चलो अब आंखें खोलो और जाओ यहाँ से। धृति चिर उठी, नहीं खोलनी मुझे आंखें, और तुम जाओ यहाँ से। कहते कहते उसने अरुण को धक्का दिया, लेकिन उसके मजबूत जिस्म से टकराकर वो फिर लड़खड़ा गई और इस बार उसे बचाने के चक्कर में वो शख्स भी लड़खड़ा गया। अगले ही पल वो दोनों फिसल गए। उस शख्स ने जल्दी से एक चट्टान को पकड़ लिया। धृति चीख पड़ी, नहीं, मगर एक मजबूत बाह ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। अब दोनों उस ढलान पर लगे थे। उस शख्स ने धृति की कमर में एक हाथ डालकर उसे पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से एक चट्टान की नोक को थामकर दोनों पैर ढलान की जमीन पर मजबूती से टिका दिए। मगर धृति अब भी घबरा रही थी। अब हम ऊपर कैसे जाएंगे, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरुण चिढ़कर बोला, चुप रहो एक मिनट के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूं ऊपर जाने की। एक तो अपने साथ मुझे भी इस मुसीबत में फंसा लिया और ऊपर से मुझे ब्लेम कर लिया। धृति और अरुण यहाँ अजीब सी सिचुएशन में फंस गए थे। उधर और इधर कैंपिंग टेंट में एक लड़का बैठकर कुछ बात कर रहा था। उसके हाथ में एक लड़की की फोटो थी और वो लड़की से बात कर रहा था। न्यू ईयर शुरू होते ही सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें देखते हुए अपनी मन की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बचपन से कितना प्यार करता हूँ, और अब मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरे ख्वाब में बस तुम ही बसी हो, सिर्फ तुम धृति, सिर्फ तुम। ये समीर था, धृति के बचपन का दोस्त। वो धृति को प्रपोज करने का प्लान कर ही रहा था कि तभी बाहर से एक घबराई हुई आवाज गूंजी, समीर, समीर। समीर का नाम पुकारते हुए एक लड़की टेंट के दरवाजे पर आकर रुक गई और झांक कर अंदर देखने लगी। अंदर का नजारा देख उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसे पता था कि समीर धृति से प्यार करता है, पर वो भी बचपन से समीर से प्यार करती है। समीर का दिल धृति के लिए धड़कता देख बहुत बुरा लगता था और थोड़ी जलन भी होती थी, पर आज उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसके इस तरह पुकारने से समीर ने उससे पूछा, क्या हुआ आरती, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? समीर ने परेशान होकर पूछा तो आरती ने कहा, समीर, समीर वो धृति अपने टेंट में नहीं है। उसकी बात सुनकर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने टेंट में नहीं है तो शायद यहाँ आपने मटरगश्ती कर रही होगी। उसकी बात पर आरती ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं समीर, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि धृति पहाड़ियों की तरफ गई है। ये सुनते ही समीर बिना कुछ कहे हड़बड़ाकर वहां से चला गया और पीछे से आरती चिल्लाते हुए कहती है, रुको समीर, मैं भी आ रही हूँ। ये कहकर वो उसके पीछे दौड़ने लगती है। उधर धृति और अरुण अब भी पहाड़ी की ढलान पर लगे हुए थे। अरुण पूरी ताकत लगाकर चट्टान को पकड़े हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिट्टी उसकी पकड़ से फिसलती जा रही थी। धृति की आवाज कांप गई, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। अरुण ने दांत पीछे, चुप रहो, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। तभी अचानक चट्टान जोर से हिली, एक तेज आवाज गूंजी। धृति की आंखें फैल गई, ये पत्थर टूट रहा है। अरुण ने नीचे देखा, नीचे सिर्फ अंधेरा था और गहरी खाई। उसकी उंगलियों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। ऊपर से मिट्टी लगातार गिर रही थी। अरुण की आंखों में पहली बार डर था। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। अगले ही पल उनका संतुलन बिगड़ गया। उनके पैर जमीन से उखड़ गए, दोनों हवा में लटक गए और फिर दोनों खाई की तरफ झुकने लगे। उसी वक्त आसमान में आतिशबाजी फूटी और चारों तरफ रोशनी फैल गई। आसमान में आतिशबाजी का धमाका हुआ और उस रोशनी ने धृति के मासूम चेहरे को पूरी तरह रोशन कर दिया। अरुण की नजरें उस पर ठहरी ही थी कि तभी वो चट्टान जिसे अरुण ने थाम रखा था टूटकर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगे। धृति चीख पड़ी। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसने हवा में हाथ मारा और किस्मत से उसके हाथ में एक मजबूत पेड़ की जड़ आ गई। एक जोरदार झटके के साथ वे दोनों हवा में रुक गए। धृति का पूरा वजन अरुण की एक बाह पर था। डर और झटके के कारण धृति का दिमाग सुन्न हो गया। उसने एक आखिरी बार अरुण की आंखों में देखा और फिर उसकी पलकें भारी हो गई और वो अरुण के सीने से लगकर बेहोश हो गई। अरुण हांफते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो, पागल लड़की। लेकिन धृति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अरुण के हाथ की नसें फूल रही थी, पर उसने धृति की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और खुद से बोला, आज तो गए काम से, सिर्फ इस बेवकूफ लड़की की वजह से। अरुण ने अपने पैरों को मिट्टी में धंसाया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेंगना शुरू किया। आखिरकार अपनी आखिरी ताकत बटोरकर ऊपर चढ़ाया। अरुण धृति को किनारे से दूर समतल जमीन पर लिटा रहा था। तभी उसके ब्रेसलेट का त्रिशूल उसकी ड्रेस में अटक गया। अरुण ने उसे निकालने के लिए खींचा तो ड्रेस हल्की सी फट गई। अरुण ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर धृति के उस मासूम से चेहरे पर गई। अरुण अनजाने ही उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। तभी उसका फोन बज उठा। वो धृति से दूर हुआ और एक आखिरी बार उसे देखकर वहां से चला गया। और इधर समीर और आरती घने जंगल में धृति को यहाँ से वहां तक ढूंढ रहे थे।
रही थी और समीर उसे दिलासा दे रहा था। वो दोनों जंगल में धृति को ढूंढ रहे थे कि तभी आरती का पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि समीर ने उसे पकड़ लिया, पर वो खुद का बैलेंस नहीं बना पाया और दोनों जमीन पर गिर गए और लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। आरती को चोट ना लगे इसके लिए समीर ने अपना एक हाथ उसके सिर के नीचे रख दिया और दूसरा हाथ उसकी कमर पर। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि समीर एक टक उसे ही देखे जा रहा है। थोड़ी देर में दोनों को होश आता है और वो लोग फिर धृति को ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें धृति मिल भी जाती है। धृति को बेहोश देखकर समीर और आरती परेशान हो गए और समीर ने उसे होश में लाने की कोशिश की। धृति की पलकों में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने समीर का चेहरा था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसके हाथ अनजाने में कांप रहे थे। समीर ने घबराकर पूछा, धृति ठीक हो तुम? धृति ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसकी आंखों के सामने अचानक वही खाई, वही गिरता हुआ अंधेरा घूम गया। उसने झटके से समीर की शर्ट पकड़ ली। मैं गिर रही थी समीर, मैं सच में गिर जाती। उसकी आवाज टूट गई। आरती की आंखों में आंसू आ गए। पागल हो क्या तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? धृति कुछ सेकंड तक बस चुप रही। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। फिर अचानक उसने खुद को संभालते हुए हल्का सा हंसने की कोशिश की, लेकिन उस खड़ूस ने बचा लिया। धृति ने उसे सारी बातें बता दी। तभी आरती का ध्यान उसकी ड्रेस की तरफ गया। धृति, तेरी ड्रेस कमर के पास से कैसे फटी? ये तो खराब हो गई। धृति का दिमाग घूम गया। ये उस खड़ूस ने हाथ में त्रिशूल वाला ब्रेसलेट पहना था, वहीं फंस गया होगा। मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई, अब मिलना दोबारा उसका मुंह नोच लूंगी। आरती बोली, कोई बात नहीं, उसने तुम्हारी जान बचाई, यही काफी है। इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। आज के दिन कोलकाता के घर में सुबह के 4 बजे एक लड़की पानी के पाइप पर चढ़कर सेकंड फ्लोर की खिड़की तक पहुंची और आकर सीधे बिस्तर पर घुस गई। सुबह के 9 बजे जब कमरे का दरवाजा खुलता है और धृति की मम्मी अर्पिता जी अंदर आते हुए कहती है, गुड्डू बिट्टू उठ जाओ। उन्हें परेशान करने के बाद आखिर में किसी ने उन दोनों के चेहरे पर पानी उछाल दिया और दोनों हड़बड़ाकर उठी और सामने अर्पिता जी हाथ में पानी की बाल्टी लिए उन दोनों को ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। आरती ने घड़ी की तरफ देखा और टाइम देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने धृति को उठाते हुए कहा, गुड्डू सुबह के 9 बज गए हैं, मैं जाती हूँ वरना मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। धृति नाश्ता खत्म करके अपनी मां से कह दिया, मम्मा मैं खेलने जा रही हूँ। उसकी शैतानियों की वजह से पड़ोसी शिकायत करने लगे, जिस पर अर्पिता जी ने गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश की। धृति भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। धृति ने खुद से ही कहा, मम्मा आपको क्या लगता है मेरे पास क्या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? ये कहकर वो खिड़की के रास्ते से बाहर चली गई और उसी शाम धृति आरती के साथ शॉपिंग करने निकल गई। कोलकाता के एक फेमस मार्केट हाथी बागान में धृति और आरती पूरे बाजार का चक्कर लगा रही थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली थी, पर अभी भी धृति को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि सामान के पैसे आरती दे रही थी। और तभी धृति को एक मॉल दिखा और वो उसके अंदर घुस गई और ना चाहते हुए भी आरती को उसके पीछे जाना पड़ा। वो बड़बड़ा रही थी, ये पैसे कितनी मुश्किल से अपने पास बचाए थे और ये लड़की ऐसे खर्च कर रही है जैसे नोट नहीं बल्कि कबूतर उड़ा रही है। हे भगवान, इस लड़की को थोड़ी अक्ल दे दो। धृति मॉल के सेकंड फ्लोर में खड़ी होकर यहाँ वहाँ मॉल का नजारा देख रही थी और उसके हाथ में एक कोक की बोतल थी, वो उसे पी रही थी। तभी उसकी बोतल में से थोड़ा कोक फर्श पर गिर गया और धृति ने अनजाने में उसी पर पैर रख दिया। पैर रखते ही अचानक उसका पैर फिसला और वो सेकंड फ्लोर से गिरने लगी। पर तभी उसने सेकंड फ्लोर की बालकनी की रेलिंग पकड़ ली और वहां से झूलने लगी। उसे झूलता देख मॉल में हलचल मच गई और तभी उसका हाथ फिसला और वो नीचे गिरने लगी और उसका दुपट्टा गले से हट गया। लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे हवा में थाम लिया। उसका दुपट्टा उड़कर दोनों पर गिरा। धृति ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां अनजाने में उस शख्स की शर्ट भीग चुकी थी। 2 सेकंड, सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज। वो जल्दी से उसकी पकड़ से अलग होने लगी, लेकिन अरुण ठहर गया। उसकी आंखें धृति पर अटक गई। चेहरे से खून उतर गया, जैसे वक्त अचानक पीछे लौट आया हो। वही लड़की, वही मासूम चेहरा, उस रात की हर झलक एक साथ उसके दिमाग में कौन गई। गिरती हुई वो उसकी बाहों में बेहोश, उसकी पकड़ अनजाने में थोड़ी और कस गई। जैसे ही धृति उसका चेहरा देखती, उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे बुलाते हुए कहा, मिस्टर अरुण, मिस्टर राठौड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कहता, सामने का नजारा देखकर वो थोड़ा शर्मा गया, क्योंकि उसका बॉस पहली बार किसी को अपनी बाहों में लिया था। अपने मैनेजर की आवाज सुनकर अरुण ने धृति को झट से नीचे उतार दिया और धृति ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो हम ना नीचे गिर गए और कैसे गिर गए हमें नहीं पता, पर गिर गए। उसे ऐसे नॉन स्टॉप बोलता सुन अरुण ने इरिटेट होकर कहा, अच्छा चलने दो, ये तुम्हारी आदत है गिरने पड़ने की। उसकी बात सुनकर धृति ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा बात तो ऐसे कर रहे हो कि आप मुझे कितना जानते हो। हाँ जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, अरुण ने कहा, क्योंकि धृति ने अभी भी अपनी आंखें बंद रखी थी। उसकी बात सुनते ही धृति ने झट से अपनी डॉल जैसी बड़ी बड़ी नैनो को खोला और उसकी तरफ कहते हुए बढ़ने लगी, देखो मिस्टर। उसने इतना ही कहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि अरुण ने उसे दोबारा अपनी बाहों में ले लिया और अरुण धृति की मासूम आंखों में खो गया। और हमारी धृति तो बस किसी तितली के जैसे अपनी आंखें मटका रही थी। उस टाइम वो अरुण को बड़ी क्यूट लग रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आ गई। पर बेवकूफ धृति ने सोचा कि वो उस पर हंस रहा है और ये ख्याल आते ही उसने गुस्से में अरुण को एक जोरदार किक मारी और अपनी जीभ चिढ़ाकर भाग गई। और यहाँ अरुण ने अपने एक हाथ से अपने पैर को पकड़ते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, नहीं बदतमीज लड़की, नहीं मिस प्रॉब्लम, अगली बार गलती से भी मत लेना। ये कहकर वो भी अपने मैनेजर के साथ वहां से चला गया। उन दोनों की ये नोकझोंक देखकर उसका मैनेजर जोर जोर से हंसना चाहता था, क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने द मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन अरुण रॉय चौधरी को किसी लड़की ने लात मारी थी, वो भी पब्लिक के बीच। और इधर अर्पिता जी धृति के कमरे के सामने आकर कहती है, दरवाजा खोलो गुड्डू। ये कहकर वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, पर अंदर से धृति की कोई भी आवाज नहीं आई। आती भी कैसे, धृति तो बाहर थी। उसे दरवाजा ना खोलते देख अर्पिता जी ने गुस्से में कहा, ठीक है बंद रहो तुम इस कमरे के अंदर, आ जाने दो तुम्हारे पापा को तो मैं उन्हें भी बताऊंगी। ये कहकर वो अपने काम में लग गई। और इधर मॉल में आरती पूरे मॉल का चक्कर लगाते हुए बस धृति को ही ढूंढ रही थी और तभी उसने धृति को उस लड़के की बाहों में देख लिया था और वो भी धृति के पास भागते हुए आई और सीटी मारते हुए बोली, ओए होए क्या बात है, लगता है मुझे मेरे जीजा जी मिल गए हैं। हाँ, उसकी बात सुनकर धृति ने उससे कहा, अरे चुप चुप बोल, तेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान होंगे, इस खड़ूस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर आरती ने उससे पूछा, तुझे उस लड़के का नाम पता है? उसकी बात पर धृति ने खुश होकर कहा, क्यों, तू उसे मुझसे बदतमीजी करने के लिए झगड़ा करेगी ना? उसकी बात सुनकर आरती ने उसके सामने अपने दोनों हाथ नाम हिलाते हुए कहा, ना बाबा ना, वो तो हमारे लिए एक देवता होगा जिसने इस शैतान को तंग किया है। उसकी बात सुनकर धृति ने बड़ी मासूमियत से पूछा, तो तू क्या करेगी? तेरी शादी उस लड़के के साथ, फिर तुम दोनों लड़ते रहे हो अपने घर में। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। तो धृति ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा बेटा बहुत मजा आ रहा है ना तुझे, रुक जा अभी बताती हूँ तुझे।
ये कहकर वो एक कपड़े की दुकान में गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। उस दुकान में ड्रेसेस टंगे हुए थे। धृति ने बिना कुछ सोचे उनमें से एक ड्रेस उठा ली और चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी, पर चेंजिंग रूम पूरी तरीके से भरा हुआ था, जिसके कारण वो बाहर मॉल के वॉशरूम में चली गई। उसने वॉशरूम में आकर अपने सूट को उतारकर वॉशरूम के दरवाजे पर टांग दिया और उस ड्रेस को पहन लिया। और जैसे ही उसने ड्रेस को पहना, उसने देखा कि वो ड्रेस नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट फ्रॉक है जो उसके घुटनों तक थी और उस ड्रेस में उसका एक साइड का शोल्डर भी दिख रहा था। वो ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लग रही थी, पर धृति को ऐसे छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं था, जिसके कारण उसने सोचा कि उसे वो ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। पर जैसे ही उसने अपने सूट को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि उसका सूट वहाँ नहीं है। ये देखते ही वो घबरा गई। फिर उसने सोचा कि शायद उसका सूट नीचे गिर गया है। ये ख्याल आते ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गई, पर उसे वहाँ अपना सूट नहीं मिला। तो वो यहाँ वहाँ आरती को ढूंढने लगी, पर उसे आरती कहीं नहीं दिखी। तो वो लिफ्ट के अंदर चढ़ गई और वो बटन दबाने ही वाली थी कि तभी ना जाने कहाँ से उस लिफ्ट में अरुण भी आकर चढ़ गया और टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। उसे वहाँ देखकर धृति ने अपनी पतली कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से में कहा, ओहो मिस्टर, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़का होकर एक लड़की का पीछा करते हुए? दिखने में तो भले आदमी लगते हो, पर हरकतें तो राक्षस वाली है। धृति जब ये सब कह रही थी, तब अरुण बस धृति को देखे जा रहा था। एक तो वो दुबली पतली 5 फुट 4 इंच की छोटी सी लड़की और दिखने में इतनी प्यारी, ऊपर से आज शॉर्ट ड्रेस में उसका फिगर और निखर के आ रहा था, जिसके कारण अरुण बाबू तो बस उसे देखते ही रह गए। अरुण को खुद की ओर यूं घूरता पाकर धृति ने अपने मन ही मन सोचा, ये खड़ूस मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? ये सोचते हुए उसे थोड़ी देर पहले हुई उन दोनों की मुलाकात याद आई और उसने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए उसे चिल्लाते हुए कहा, घटिया आदमी, तुम मेरा फिर से फायदा उठाना चाहते हो ना? उसकी इस बात को सुनकर अरुण को भी सुबह की किक याद आ गई और उसने धृति की तरफ देखते हुए सोचा, ये बिल्ली का बच्चा जो शेरनी बनी फिरती है, आज इसे मजा चखाने का टाइम आ गया। ये सोचते हुए वो चलते हुए धृति के पास आ गया। अरुण जैसे जैसे धृति के करीब आ रहा था, वैसे धृति पीछे जा रही थी और ऐसे ही पीछे होते होते वो लिफ्ट की एक दीवार से टकरा गई और तभी मौके का फायदा उठाकर अरुण ने अपने दोनों हाथों को धृति के अगल बगल रख दिया और उसके चेहरे के और थोड़ा करीब आकर धीरे से उसके कान में बोला, क्या तुम्हें पता है फायदा उठाना किसे कहते हैं? ये सुनते ही धृति की सांसें अटक गई। अरुण धृति की आंखों में देखते हुए कह रहा था, बताओ फायदा उठाना किसे कहते हैं? उसकी आवाज बहुत ही फ्लर्टी थी, जिससे धृति के बदन में एक सनसनी सी तैर गई और वो कांपने लगी। तभी अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ लिफ्ट रुक गई और लाइट बंद हो गई। वो झटका इतनी जोरदार था कि धृति सीधे अरुण के सीने से लग गई। घबराहट के मारे उसे रोना आ गया। उसे ऐसे अपने गले लगते देख अरुण शॉक था, पर जब उसने धृति को यूं छोटे बच्चे के जैसे रोते हुए देखा तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। लंबी चौड़ी मजबूत कदकाठी के अरुण के सामने धृति किसी छोटी सी कांच की गुड़िया के जैसी ही लग रही थी। अरुण ने उसे एक छोटे से बच्चे के जैसे ही संभाला और अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालकर उसे जला दिया। रोने की वजह से धृति की आंखें लाल हो गई थी और लाइटर से फैली मध्यम रोशनी उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी, जिसकी वजह से अरुण को वो और ज्यादा प्यारी लग रही थी। अचानक अरुण का गला सूखने लगा और उसने धृति को पकड़कर दीवार से सटा दिया और धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आने लगा। तब तक तब तक धृति का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अरुण उसके और करीब आता तभी धृति ने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। ठीक उसी टाइम लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो वहां से भाग गई। उसके वहां से इस तरह भागने से अरुण ने गुस्से में अपना हाथ लिफ्ट की दीवार पर दे मारा और खुद से कहा, अरुण तुझे क्या हो गया है? तो शनाया से प्यार करता है और तुझे उसी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस लड़की के। इधर आरती भी यहाँ वहाँ धृति को ही ढूंढ रही थी। उसे अब धृति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने मॉल के ही एक साइड में खड़े डंडे को उठा लिया और कहने लगी, शैतान आज तेरी खैर नहीं। और तभी उसके कंधे पर किसी ने एक हाथ रखा और आरती ने सोचा कि वो धृति है और उसने अपना डंडा उठाकर उस पर मार दिया। पर वो धृति नहीं, समीर था, जो वहाँ अपने दोस्तों के साथ नीचे थिएटर में मूवी देखने आया था। और तभी उसकी नजर आरती पर पड़ी और वो उसके पास आ गया और जब आरती ने देखा कि वो समीर है तो वो घबराकर बोली, समीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर दर्द से कराते हुए बोला, मैं तो तुमसे यही पूछने आया था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर तुमने तो मुझे डंडा मार दिया। समीर ने अपने सूजे हुए हाथ को दिखाते हुए कहा तो आरती ने झट से उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये कहते वक्त उसे याद आया कि वो और समीर एक दूसरे के बहुत करीब है। तो ये सोचते हुए वो पीछे जाने लगी, पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि पीछे सीढ़ियां हैं और वो सीढ़ियों से टकराकर गिरने ही वाली थी कि तभी समीर ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और आरती सीधे आकर उसकी बाहों में गिरी और उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम होंठ समीर के हाथ में लगी चोट पर आकर उसे चूम लिए। ये नजारा सच में बहुत शर्मिंदगी वाला था। आज आरती के साथ साथ समीर का भी चेहरा लाल हो गया था। किसी लड़की ने उसे पहली बार किस किया था। उसके दिल में आरती के लिए एक अजीब एहसास होने लगा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी उन दोनों के कानों में एक जोरदार सीटी की आवाज पड़ी और समीर और आरती एक दूसरे से अलग हो गए और उस ओर देखा तो धृति मॉल की उस पार बालकनी की रेलिंग पर बैठकर चिप्स खा रही थी। उसे ऐसी बालकनी की रेलिंग पर बैठा देख समीर और आरती दोनों घबरा गए और उसकी तरफ भाग कर आए तो उनको अपनी तरफ यूं आता देख धृति झट से खड़ी हो गई और अपने चिप्स के पैकेट को छिपाते हुए बोली, अरे अरे रुको, मैं अपने चिप्स तुम दोनों को नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर आरती ने अपना सिर पीट लिया। तू थी कहाँ अब तक और ये न्यू ड्रेस तुम्हारे पास कैसे आई? उसकी बात सुनकर धृति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो थोड़ी पुरानी हो गई थी इसलिए मैंने ये पहन ली। धृति ने कहा तो आरती मुंह बनाकर बोली, हाँ क्योंकि बिल तो मुझे चुकाना है। धृति ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। ये कहकर वो लोग बिल काउंटर के पास चले गए। रेड कलर का गाउन दिखाते हुए बोली, मुझे ये चाहिए। बिल काउंटर पर आकर जैसे ही आरती उस स्टाफ को पैसे देने वाली थी तभी धृति ने उसे रोक लिया और खुद पैसे दे दिए। तो पीछे से समीर ने कहा, धृति बिल मैं पे कर देता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर धृति कुछ सोचते हुए बोली, सच में तुम बिल पेमेंट करोगे ना? समीर तुरंत बोला, हाँ क्यों नहीं। उसकी बात सुने बिना धृति ने उसका हाथ पकड़ा और आरती को बाहर निकलकर खड़ी रहने का बोलकर समीर को खींचते हुए ले गई और उसे एक दुकान के पास लाकर खड़ा कर दिया और उसमें से एक रेड कलर का गाउन निकालकर उसे दिखाते हुए बोली, समीर मुझे ये गाउन पसंद है, मुझे ये चाहिए। समीर ने एक नजर उस गाउन पर डाली तो वो एक रेड कलर का लॉन्ग गाउन था जिसका मार्केट प्राइस 10,000 रुपए था। वो मुस्कुराया और वो गाउन खरीद लिया और वो दोनों बाहर आ गए और तभी धृति ने उस गाउन को समीर को पकड़ाते हुए कहा, समीर इसे तुम अभी अपने पास रखो, मैं इसे बाद में लूंगी। शॉपिंग करके दोनों बाहर आ गए जहाँ आरती उनका कब से इंतजार कर रही थी। वो तीनों समीर की गाड़ी में बैठे और समीर ने उन्हें उनके मोहल्ले में ड्रॉप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपने स्टडी रूम में बैठकर अरुण आज के थप्पड़ के बारे में ही सोच रहा था। उसने गुस्से में कहा, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई अरुण रॉय चौधरी पर हाथ उठाने की? पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है और उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया।
मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये कहते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सामने धृति का मासूम सा चेहरा आ गया। उसकी वो मासूमियत से भरी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी बेवकूफी वाली बातें, उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और कैसे लाइट बंद होने के बाद धृति का उसके सीने से लग जाना। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अचानक अरुण हैरान हो उठा। अरुण, उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दे। और वो लड़की, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। आज जिन हाथों से उसने मुझे थप्पड़ मारा है, एक दिन उन्हीं हाथों से वो मुझसे भीख मांगेगी। ये कहकर उसने अपना फोन उठाया और अपने मैनेजर रजत को कॉल कर दिया। सामने से आवाज आई, ये सर, आपको कुछ काम था मुझसे? अरुण बोला, रजत, मॉल वाली लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अरुण ने गुस्से में कहकर फोन कट कर दिया। अरुण ने गुस्से में कहकर फोन कट कर दिया और दूसरी तरफ उसके मैनेजर ने सोचा, ये बॉस को अचानक क्या हो गया? मॉल में तो बड़े मजे से उस लड़की को अपनी बाहों में लिए थे और अचानक इतना गुस्सा हो गया। इधर धृति मार खाने की वजह से मुंह फुलाए अपने कमरे में बैठी थी और तभी वहां आरती आ जाती है और उससे कहती है, ओ ले ले ले, मेरे बच्चे को पिटाई पड़ी। उसकी बात पर धृति ने चिढ़ते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, ढोल वाले को बुलाना है। उसकी बात पर आरती ने मासूमियत से पूछा, क्यों? धृति बोली, क्योंकि आपकी आवाज में इतनी जान नहीं है कि वो पूरे मोहल्ले को सुना सके। उसे इतने गुस्से में देख आरती ने पूछा, तूने खाना खाया? धृति बोली, नहीं खाना। धृति ने मुंह बनाते हुए कहा तो रसोई से उसकी मां की आवाज आई, बिट्टू, अगर नहीं खाना चाहती तो छोड़ दो, वैसे भी आलू के पराठे बनाए, रात को चूहे खा लेंगे। उनकी बात सुनकर आरती मुस्कुराने लगी और अर्पिता जी से बोली, जी आंटी, मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं खाने आ रही हूँ आलू के पराठे। ये कहकर वो वहां से चली गई पराठे खाने और यहाँ हमारी धृति के 2 पराठे का नाम सुनकर पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने अपने पेट के चूहों से कहा, रुक जाओ, तुम लोगों को अभी खिलाती हूँ पराठे। ये कहकर वो बाहर चली गई और आरती की पराठे की प्लेट छीनकर उसे खाने लगी। उसे खाते देखकर सब मन ही मन मुस्कुराने लगे तो अर्पिता जी ने कहा, कोई कह रहा था कि उसे भूख नहीं है और खाने भी चली आई। उनकी बात सुनकर धृति ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, वो मम्मा, ये पराठे मैं नहीं खा रही हूँ, वो मेरे पेट के चूहे मुझे कह रहे हैं हमें बहुत भूख लगी है और अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे। मैं तो बस उनकी जिंदगी बचा रही हूँ। उसके इस बहाने को सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। उस रात को आरती अपने कमरे में सो रही थी और तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की खुली और कोई शख्स उसके कमरे के अंदर आया और धीमे कदमों के साथ उसके बेड के पास आया। उस शख्स के हाथ में एक माइक था। उस शख्स ने माइक को ऑन किया और जोर जोर से गाने लगा, हैप्पी बर्थडे स्वीटू, हैप्पी बर्थडे धृति की जान आरती, हैप्पी बर्थडे शैतान लड़की। ये और कोई नहीं बल्कि धृति थी जो ठीक 12 बजे आरती को बर्थडे विश करने आई थी। उसकी आवाज सुनकर आरती हड़बड़ाते हुए उठी और उसकी नजर जब धृति पर पड़ी तो उसने धृति को गले लगाते हुए कहा, ये कौन सा तरीका होता है बर्थडे विश करने का? हाँ, उसकी बात पर धृति ने मुस्कुराते हुए कहा, धृति वाला तरीका, मजा आया ना? और उसकी बात पर आरती भी खिलखिलाते हुए बोली, मजा, बहुत मजा आया। उसकी बात सुनकर धृति ने कहा, मजा आया ना? अब हो गया, अब सो जाओ वरना बर्थडे के दिन मार पड़ेगी। ओके बाय, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। ये कहकर वो खिड़की के रास्ते से बाहर भाग गई। उसे यूं खिड़की के रास्ते से बाहर जाते हुए देख आरती ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने भगवान से बोली, हे भगवान जी, इस पागल की रक्षा करना और इसकी हड्डियों की भी। सुबह के 4 बजे कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के बाहर धृति खड़ी पंडित जी का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे आज अपनी आरती के लिए पूजा करनी थी और ना जाने ये पंडित जी कहाँ चले गए थे। थोड़ी देर में वहाँ पंडित जी आ गए और धृति को वहाँ देखकर हैरान होकर पूछा, अरे धृति बिटिया, तुम यहाँ कैसे? उनकी बात सुनकर धृति मुस्कुराते हुए कहती है, आज आरती का जन्मदिन है और मैं उसी के लिए पूजा करने आई हूँ। उसकी बात सुनकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, एक वो है जो रोज आकर तुम्हारी सलामती के लिए भगवान के सामने अपना सिर टेकती है और एक तुम हो जो काली माँ तक को तड़पा देती हो अपने दर्शन के लिए और अपनी सहेली के जन्मदिन पर सुबह के 4 बजे हाजिर हो जाती हो। दरअसल आरती रोज धृति की सलामती के लिए पूजा करने आती है और उसकी पूजा की वजह से ही तो रोज सुबह सुबह चोरों की तरह किसी और के बगीचे से फूल तोड़कर लाती है। ये पंडित जी को पता था। पंडित जी मंदिर का द्वार खोलते हुए धृति से बोले, बिटिया, अभी तो मंदिर की साफ सफाई भी नहीं हुई है। उनकी बात सुनकर धृति ने अपनी नजरें मंदिर के चारों ओर घुमाते हुए कहा, पंडित जी, आपने माता के मंदिर में सारे के सारे कामचोरों को रखा है जो सुबह के 4 बजे भी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। कोई बात नहीं, आज मेरे बिट्टू का जन्मदिन है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर उसने एक कपड़ा लिया और मंदिर की सफाई करने लगी और पंडित जी जाकर साइड में बैठ गए तो धृति ने उनसे हल्के गुस्से में कहा, अरे पंडित जी, आपको शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची सफाई कर रही है और आप बैठकर अपना अजाब कर रहे हो। उसकी बात सुनकर पंडित जी भी आकर उसके साथ सफाई करने लगे। पूजा करके वो गरीबों को खाना बांटने चली गई। सुबह के 6 बज चुके थे। धृति मंदिर से निकलकर घर की तरफ जा रही थी। उधर अरुण के दिल दिमाग से धृति के ख्याल निकल ही नहीं रहे थे। रात बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी। वो सुबह सुबह किसी काम से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। तभी सड़क पर चलती एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। अरुण चौंका, अरे ये तो वही है। एक्साइटमेंट में हॉर्न देने या गाड़ी स्लो करने की बजाय उसने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। उधर धृति अपनी धुन में चली जा रही थी। वो अरुण की कार से टकराती कि अरुण ने जल्दी से ब्रेक पर पैर रख दिया। धृति लड़खड़ाकर रोड की साइड में जा गिरी। अरुण तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? धृति ने अपने कपड़े साफ किए और उठने की कोशिश की तो फिर लड़खड़ा गई। अरुण ने उसे सहारा देते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। धृति आंसू भरी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। अरुण परेशान था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने हौले से धृति के गाल पर बहता आंसू पोंछ दिया और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया। अब धृति आंखें फाड़कर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और ऐसे में वो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरुण से रहा नहीं गया और उसने एकदम से धृति का चेहरा अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर होंठ रख दिए और एक हाथ उसकी कमर में डाल दिया। अब धृति उसकी बाहों में कसमसा रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरुण को अब किसी चीज की फिक्र नहीं थी। उसे ये भी याद नहीं था कि वो दोनों बीच सड़क पर खड़े हैं। अरुण ने धृति को अपनी बाहों में भर रखा था और किस किए जा रहा था। तभी अचानक से धृति ने घुटना उठाकर उसके पेट में जोर से मारा। अरुण दर्द से तड़प उठा और चिल्ला पड़ा, ये तुम क्यों? धृति चिल्ला रही थी, बदतमीज, वहशी दरिंदे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तूने हाथ कैसे लगाया मुझे? हाँ, बोलते बोलते धृति की आंखों में खून उतर आया और अचानक उसकी आवाज भारी हो गई। साहब, क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना? अरुण चौंक पड़ा। अचानक धृति की आवाज कैसे बदल गई? तभी किसी ने उसे जोर से हिलाया। साहब, अब ठीक तो है ना? अरुण ने घबराकर आंखें खोल दी। वो इस वक्त सड़क किनारे नहीं बल्कि अपने कमरे में था और सामने धृति की जगह उसका नौकर खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था। अचानक अरुण फट पड़ा, कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ यहाँ से। उस लड़के ने पागल कर दिया मुझे। सपने में भी प्यार नहीं, मार सूझता है। अरुण ने फिर खुद ही खुद को टोका। अरे उसे क्यों प्यार सूझेगा? पागल हो चुका है। उधर अरुण की इस हालत से बेखबर धृति मजे से घर पहुंच चुकी थी। सुबह जब आरती जैसे ही सोकर उठी, उसकी मां रूपा जी उसके माथे को चूमते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया, भगवान करे तेरे हिस्से के सारे दुख तकलीफ मेरे पास आ जाए और दुनिया की सारी खुशियां मेरे बच्चों को मिल जाए।
ये कहकर वो प्यार से उसे गले लगा लेती है। तो आरती मुस्कुराकर कहती है, माँ अब थोड़ा लेट हो गई है, आपसे पहले ही मुझे आपकी चुटकी ने अपने तरीके से बर्थडे विश कर दिया है। धृति का नाम सुनकर रूपा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्या चुटकी अंदर सो रही है? आरती बोली, नहीं, वो मैडम किसी आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। वो दोनों अभी बात कर ही रही थी कि तभी बाहर से नानी माँ की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। नानी की आवाज सुनते ही आरती ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो रूपा जी भी घबराकर बोली, हो गया कांड, लगता है माँ धृति को डांट रही है। वो दोनों झट से बाहर आई तो देखा कि धृति अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी है और आरती की नानी माँ उसे खरी खोटी सुना रही है। सुबह सुबह इस लड़की ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, ना जाने कहाँ से होकर आई होगी है बेशरम। सुबह सुबह इसको लक्ष्मी का चेहरा देख लिया है, ना जाने आज का पूरा दिन मेरे लिए कौन कौन सी मुसीबत लाएगा। धृति के लिए बुरा भला सुनकर रूपा जी अपनी माँ को रोकते हुए बोली, माँ आप इस बच्ची को अपनी खरी खोटी क्यों सुनाती रहती है? उनकी बात नानी माँ इग्नोर कर आरती के पास जाकर बोली, मेरी गुड़िया जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आरती ने जवाब नहीं दिया तो नानी माँ मुस्कुराकर बोली, मेरे पास मेरी गुड़िया के लिए एक खास तोहफा है। उनकी बात सुनकर धृति ने पूछा, तोहफा कौन सा? मुझे भी चाहिए। उसकी बात सुनकर नानी माँ ने पहले उसे गुस्से में घूरा और आरती की तरफ देखते हुए बोली, आज शाम को तुझे देखने लड़के वाले आएंगे। ये सुनते ही धृति के साथ साथ आरती भी घबरा उठी। नानी माँ की बात सुनकर धृति और आरती दोनों के ही चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तो धृति ने नानी माँ से कहा, नानी माँ ऐसा नहीं हो सकता, आप आरती की शादी नहीं करा सकती और आरती आज ही 19 साल की हुई है और अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और मुझे अच्छे से पता है कि आरती ये शादी नहीं करना चाहती और अगर आपने आरती की शादी जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, फिर आप जेल में चक्की पीसिएगा और मैं उस आरती की रोटी खाऊंगी। उनकी बात सुनते ही नानी माँ का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। तेरी माँ ने तुझे तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करता है? वैसे रहने दो, उस बंगालन को तो खुद ही तमीज नहीं आती तो वो तुम्हें क्या सिखाएगी? ना जाने तेरी उस नक्चली माँ ने ऐसा कौन सा जादू किया है कि मैं इतने दिनों से यहाँ कोलकाता में आई हुई हूँ पर मेरे बच्चे ने एक बार भी आकर ये नहीं पूछा कि मौसी अब कैसी हो, जिंदा हो या नहीं। उनकी बात सुनकर रूपा जी ने भी कहा, नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आरती तो बहुत अच्छी है और धृति बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी आरती की उम्र कहाँ है शादी की? वो अभी कह ही रही थी कि नानी माँ ने उनकी बात को काटते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया वो ही होगा। ये कहकर वो चली गई तो धृति ने आरती के पास आते हुए बोली, बिट्टू तू चिंता मत करना, हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। शाम हो चुकी थी और मेहमान आने ही वाले थे और धृति अपना छोटा सा दिमाग दौड़ा रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे लड़के वाले जिन पैरों से आने वाले थे उन्हीं पैरों से भाग जाए। आरती बेहद परेशान थी और आरती से ज्यादा बुरी हालत तो धृति की थी। वो अपने दोनों हाथों से अपने गालों को पकड़कर मुंह लटकाए बैठी थी। अचानक उसके दिमाग की घंटी बजी। उसके दिमाग में एक नई खुराफत तैयार थी। नीचे मेहमान आ चुके थे और वो लोग सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने की टी टेबल पर प्लेट में भर के नाश्ता रखा था और उनके सामने वाले सोफे पर विजय जी, दिनेश जी और उन दोनों के बीच में नानी माँ थी और उनके ठीक पीछे रूपा जी और अर्पिता जी खड़ी थी। देखने से वो लोग बिल्कुल परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। थोड़ी देर में धृति आरती को नीचे उन सबके बीच ले आई और जैसे ही उसने आरती को देखा तो वो बस अपनी आंखें फाड़े देखता ही रह गया। सुनहरा गोरा रंग, उस पर मासूम सा चेहरा, तीखी नाक जिसमें एक स्टोन की नोज रिंग डाली थी, गजरारी आंखें जिसमें आज पहली बार काजल लगाया गया था, पतले लाल होंठ, सांचे में ढला हुआ शरीर जो आज साड़ी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे देखने आया लड़का तो बस आरती को घूरे जा रहा था। उस लड़के ने एक चश्मा पहना हुआ था और वो आरती को ऐसे घूर रहा था कि उसकी आंखें चश्मे से बाहर निकल कर ही आ रही थी। तभी उस लड़की की माँ ने नानी से कहा, अरे वाह, लड़की तो बड़ी खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है, हमें तो आपकी लड़की पसंद आ गई। उनकी बात सुनकर नानी माँ खुश होकर बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी पोती लाखों में एक है, शांति में सरस्वती और घर में लक्ष्मी, पर आप एक बार बबुआ से पूछ लीजिए कि हमारी बिटिया कैसे लगी। ये सुनकर सबने उस लड़के की ओर देखा तो उस लड़के ने शर्म की वजह से अपनी उंगली को चलाते हुए कहा, हमें तो पसंद है, एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। उसकी ये हालत नानी माँ छोड़कर सबको अजीब लग रही थी पर नानी के डर से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उस लड़के की माँ ने धृति को देखते हुए कहा, वैसे ये लड़की भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी, मैं इसका भी हाथ मांगना चाहती हूँ आपसे मेरे छोटे बेटे के लिए। जैसे ही लड़के की माँ ने धृति के रिश्ते की बात की, धृति के होश उड़ गए। जैसे ही लड़के की माँ ने धृति के रिश्ते की बात की, धृति का पारा चढ़ गया। लेकिन धृति कुछ कह दी इससे पहले ही नानी माँ ने धृति को गुस्से में देखते हुए कहा, जी पहले ये वाली बात फाइनल कर ले। फिर विजय जी बोले, जी पहले लड़का और लड़की को एक दूसरे से बात कर लेने दीजिए, इसके बाद कोई फैसला होगा। दोनों को छत पर अकेले में मिलने भेज दिया गया। धृति अब भी आरती के साथ थी। उस लड़के ने आरती से पूछा, जी आपका नाम क्या है? आरती बोली, आदि। और आपका? आरती ने पूछा तो उसने फिर से शर्माते हुए जवाब दिया, कुंज बिहारी। उसका नाम सुनकर धृति और आरती ने एक दूसरे की तरफ देखा तो आरती ने कहा, जी आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आई। कहकर वो नीचे चली गई। कुंज बिहारी वहीं बैठा था कि तभी छत की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और बगल की छत पर सोनू सफेद साड़ी और पायल पहनकर छमछम चमकने लगा। अचानक लाइट ऑन ऑफ होने से और पायल की छमछम से वो लड़का डर गया और तभी आग में घी डालने यानी कि उसके डर को बढ़ाने धृति वहां आ गई और उस लड़के से पूछा, कुंज जी क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? उसकी बात सुनकर कुंज बिहारी ने कहा, क्या आपको वहाँ कोई साया दिख रहा है? धृति ने उस तरफ देखा जहाँ उसने इशारा किया था और बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को छुपाते हुए बोली, जी नहीं तो कहाँ, मुझे तो कोई साया नहीं दिख रहा है। उसकी बात को सुनकर उस लड़के ने फिर से कहा, जी भैया आप ठीक से नहीं देख रही हैं। उसकी बात सुनकर धृति ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह तो आप इस साया के बारे में बात कर रहे हैं? उस लड़के ने हाँ कहा तो धृति ने मायूस होकर कहा, वो तो स्त्री है। कुंज बिहारी ने पूछा, स्त्री? कौन सी स्त्री? उसकी बात को सुनकर धृति ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, आप किसी को बोलना मत, पर आपको पता है ये बगल वाले घर में आप ही की तरह एक लड़का उस लड़की को देखने आया था और लेकिन लड़की को शादी नहीं करनी थी, घर वालों को बोल भी नहीं पा रहा था। तो उस लड़के ने झूठ मूठ का चुड़ैल बनकर उस लड़की की हत्या कर दी और तभी से वो लड़की एक चुड़ैल बन गई और जिसके घर भी रिश्ता आता है वो उस लड़के को जान से मार देती है और आपने उसे देख लिया है तो आपको भी मार डालेगी। उसकी बात सुनकर वो लड़का डर के मारे कांपने लगा। तो धृति ने कहा कि 1 मिनट में आरती को बुलाकर लाती हूँ। वो लड़का धृति को जाने से मना करने लगा। नहीं आप मत जाइए। इतना कहकर उसने धृति का हाथ पकड़ा। धृति खुद को बचाती इससे पहले ही कुंज बिहारी कांपते हुए बेहोश हो गया। इतने में आरती और सोनू भी वापस आ गए। धृति का प्लान काम कर गया था। धृति और सोनू ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया तो सोनू ने कहा, दी मेरा काम हो गया, अब आप अपना करो। धृति ने कुंज बिहारी के चेहरे पर पानी के छींटे मारी जिससे कुंज बिहारी को होश आ गया। होश में आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत चुड़ैल वाले भूत। उसकी बात सुनकर धृति ने अनजान बनते हुए पूछा, अरे कुंज जी क्या हुआ और कौन से भूत और आप यहाँ जमीन पर क्यों पड़े हो? कुंज बिहारी घबरा कर बोला, धृति जी
आपने जिस चुड़ैल के बारे में बताया था मैंने अभी अभी उसे ही देखा। कुंज बिहारी ने डरते हुए कहा तो धृति ने हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, जी चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? और हमारी आपसे कौन सी बात हुई? हम तो अभी अभी आए हैं और देखा कि आप बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए हैं तो मैंने आपको उठा दिया और आप हमें दोषी ठहरा रहे हैं। कुंज बिहारी होश में आते ही जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं करनी हमें शादी, नहीं करेंगे हम शादी, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। उसकी ये हालत देखकर सब मुंह दबाकर हंसने लगे तो आरती ने अनजान बनते हुए पूछा, जी ये आप क्या कह रहे हैं और बेहोश कैसे हो गए और शादी नहीं करनी है मतलब? उसकी बात सुनकर कुंज बिहारी ने कहा, आरती जी हमें माफ कर दीजिए पर हम आपसे शादी नहीं कर सकते, आप बहुत खूबसूरत हो और आप हमें बहुत पसंद थी पर सॉरी। ये कहकर वो नीचे आ गया और अपने मम्मी पापा को लेकर वहां से चला गया। उनके यूं जाने से नानी माँ अपसेट हो गई और अपने कमरे में चली गई। अर्पिता जी, रूपा जी और विजय जी और दिनेश जी अपने हाथों को बांधे खड़े उन तीनों की तरफ ही देख रहे थे। इतना अंदाजा तो उन्हें भी हो गया था कि जरूर इन बच्चों ने कुछ बदमाशी की है वरना वो लड़का इतना डरा हुआ नहीं रहता। उन सबको ऐसे देख धृति, आरती और सोनू ने उन्हें सब सच बता दिया। उनकी बात सुनकर जिंदगी में पहली बार उनके माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि ये शादी हो। बच्चों की शैतानी से खुश होकर विजय जी ने कहा कि आज वो लोग आइसक्रीम खाने बाहर चलेंगे, लेकिन असल में विजय जी का प्लान कुछ और था। वो लोग आइसक्रीम पार्लर की बजाय एक 5 स्टार होटल गए थे, वो भी आरती का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उस होटल के बड़े से रेस्टोरेंट में ही बर्थडे की सेलिब्रेशन रखी गई थी। ये सब देख आरती अपने पापा के गले लग गई। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। वीआईपी लाउंज के आलीशान सजावट के बीच एक खुशनुमा माहौल था। कमरे के बीचों बीच फैमिली डिनर के लिए एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। दीवारों पर टंगी खूबसूरत पेंटिंग्स और कोनों में रखे शानदार फूलदान उस जगह की भव्यता को और बढ़ा रहे थे। धृति चेहरे पर उत्साह लिए आरती से बोली, सरप्राइज तो बहुत शानदार था, चलो थोड़ा इस होटल को एक्सप्लोर करके आते हैं, पता नहीं फिर यहाँ आने का मौका मिले या नहीं। इतना कहकर धृति ने आरती का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। होटल के दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर से गुजरते हुए धृति की नजर एक वेटर की ट्रे पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झट से एक ड्रिंक उठाई और पी ली, लेकिन घूंट भरते ही उसका स्वाद इतना कड़वा और अजीब लगा कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। धृति ने एक ही झटके में मुंह की पूरी ट्रे सीधा नीचे फर्स्ट फ्लोर की तरफ फूंक दी। शायद आज किस्मत को कोई और ही खेल खेला था। आज अरुण भी यहाँ आया हुआ था, वो फर्स्ट फ्लोर पर था तभी धृति ने उस पर ड्रिंक गिरा दी। उसने गुस्से में ऊपर देखा तो धृति नजर आई। वो गुस्से में आग बबूला होकर बिना पलक झपकाए बस ऊपर धृति को ही घूरे जा रहा था। उसकी आंखों का गुस्सा बता रहा था कि अगर बस चलता तो वो अपनी नजरों से ही धृति को पसंद कर देता। वो मन ही मन बड़बड़ाया, और जिस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर अरुण सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। धृति आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर सारा गुस्सा बेचारे वेटर पर निकाल रही थी। तभी आरती ने धृति को टोका, गुड्डू तो यहीं रुकना, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। धृति ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया और आरती वहां से चली गई। लेकिन महज 1 मिनट में ही धृति की बोरियत उस पर हावी होने लगी। वो खुद से बुदबुदाते हुए बोली, पापा ने तो कहा था जहाँ मर्जी घूमो, पर ये बिट्टू मुझे कहीं जाने ही नहीं देगी, मुझे यहीं खड़ा रखेगी। क्यों ना थोड़ा आसपास देख लिया जाए। ये सोचकर वो वहां से खिसक ली और टहलते हुए लिफ्ट में चढ़ गई। लिफ्ट सीधा टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी। धृति अब टॉप फ्लोर के अनजान और शांत गलियारों में घूम रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वहां कौन सी नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। उसे वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी। उसने सोचा, क्या मेरा सपनों का राजकुमार मुझे कभी ऐसी बड़ी जगह पर लाएगा? क्या वो मेरे हाथों में हाथ डाले पूरे 5 स्टार होटल की सैर करवाएगा? क्या वो मेरे लिए इस होटल का सबसे बड़ा रूम लेकर मुझे प्रपोज करेगा? ये सब सोचते हुए वो लहराकर नाच रही थी और अचानक उसके बगल में रखा एक फ्लावर वाज नीचे गिरकर टूट गया और हमारी धृति की सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। उसने झट से उस वाज के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ने की कोशिश की पर कोशिश नाकाम रही। तो धृति ने खुद से ही कहा, ये क्या रायता फैला दिया है तूने धृति, अब ये जालिम होटल वाले तुझे बंदी बनाकर ही छोड़ेंगे। पर बंदी? मेरा मतलब है कि धृति इन कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी। यानी कि धृति कुछ सोच, अब क्या करेगी तू, कैसे बचाएगी तू खुद को? वो अभी इसी उलझन में फंसी हुई थी कि तभी पीछे से होटल के एक स्टाफ ने उसे बुलाते हुए कहा, ए लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? अचानक उस स्टाफ की आवाज सुनकर धृति घबरा गई और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी और होटल के ही एक रूम में छुप गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और आकर बेड पर पसर गई। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे ये तक होश ना था कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है। और तभी अचानक उस रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला और एक व्हाइट तौलिए में अरुण रूम के अंदर आया। अरुण को अपने भीगे कपड़ों की वजह से रूम में शॉवर लेने आना पड़ा था और जल्दबाजी में उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अपने बेड पर धृति को यूं पसरे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने उस पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, हे यू मिस मुसीबत, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? उसकी आवाज सुनकर जैसे ही धृति ने उसकी तरफ देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कंफ्यूज हो गई, क्या उसे इस नजारे को देखना चाहिए या फिर अपनी आंखें बंद करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने जो इंसान खड़ा था उसकी मस्कुलर बॉडी किसी बिजनेसमैन की नहीं बल्कि किसी सुपर मॉडल की थी। अचानक उसका गला सूखने लगा। थोड़ी देर वो उसे ही देखती रही पर जब उसे याद आया कि वो कब से उसे यूं पागलों की तरह देखे जा रही है, ये याद आते ही उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढकते हुए जोर से चिल्लाई, मिस्टर खड़ूस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती किसी लड़के के सामने यूं आने की? अरुण ने शरारती मुस्कुराहट लिए कहा, नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। और आए भी क्यों? ये मेरा रूम है, शर्म तो आपको आनी चाहिए जो यूं मेरे रूम में घुस आई हो। उसकी बात सुनकर धृति घबराते हुए बोली, देखो अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं चिल्लाऊंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी। उसकी बात सुनकर अरुण ने भी उसी लहजे में कहा, तब तो तुम चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, पर अफसोस यहाँ से दूर दूर तक तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है। उसकी ये बात सुनकर धृति और घबरा गई। उसे घबराता देख अरुण ने गाना शुरू कर दिया, हम तुम एक कमरे में बंद हो। उसके इस गाने को सुनकर धृति तो और भी ज्यादा डर गई। तो और डराने के लिए अरुण ने फिर से गाना शुरू कर दिया, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। वो अभी गाना गा ही रहा था कि तभी उसकी तरफ एक खूबसूरत सा फ्लावर वास भागते हुए आया और इससे पहले अरुण को वो वास आकर लगता वो झट से साइड बैठ गया और एक चैन की सांस ली और उसने अब अपनी शातिर नजरों को धृति की तरफ घुमाया तो धृति बेड के ऊपर खड़ी थी और उसके दोनों हाथों में तलवार की जगह फ्लावर वास थे। और उसने गुस्से में अरुण से कहा, मिस्टर खड़ूस मैं लड़की हूँ, अब लड़ाई नहीं। उसके मुंह से बार बार खड़ूस शब्द सुनकर अरुण ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा नाम अरुण है, ये बार बार मिस्टर खड़ूस कहना बंद करो, चुप करी। धृति चिल्लाई, तो मेरा नाम भी धृति है धृति, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरुण ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, वैसे जैसे तुम्हारी हुई मुझे खड़ूस कहने की। धृति ने आंखें घुमाई, हाँ क्योंकि तुम खड़ूस हो और बेशर्म भी। अरुण बोला, अच्छा तो देखो मैं कितना बेशर्म हूँ। ये कहकर वो भी बेड पर कूद गया तो धृति ने फिर से एक बार उसकी तरफ फेंकना चाहा पर अरुण ने उसे पकड़ लिया और कहा, मिस चिंकी। धृति चौंकी, चिंकी? अरुण बोला, हाँ चिंकी, तुम्हारी हाइट छोटी है ना तो इसलिए चिंकी। तो मैं क्या कह रहा था, इसी बेड से कूद के मर जाओ। धृति ने पैर पटकते हुए कहा, मरे मेरे दुश्मन, तुम्हें अभी बताती हूँ। उसके बेड पर पैर पटकने के
कारण उसका पैर चादर में फंस गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी अरुण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर उसका भी पैर चादर में फंसा और दोनों बेड पर गिर गए। अरुण नीचे और उसके ऊपर धृति। धृति की पलकें झुकी हुई थी और अरुण की उसी पर। धृति को अपने इतने करीब देखकर अरुण फिर से बह गया और वो फिर से धृति को किस करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने एक हाथ से धृति की कमर को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी को। उसके ऐसा करने से धृति फिर से घबरा गई और कसमसाने लगी, पर अरुण ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा। तो धृति ने फिर से मजबूरी में एक तमाचा अरुण को मार दिया। तमाचा खाते ही अरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और पलट गया। इस बार धृति नीचे और अरुण ऊपर था। अरुण ने धृति को गुस्से से देखा और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों को थप्पड़ मारने का, तो आज इसकी सजा भी मिलेगी। ये कहकर उसने धृति के मुलायम होठों को बड़ी बेरहमी से काट लिया। इतनी बेरहमी से कि दर्द के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई और वो रोने लगी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसने अपने पैरों को भी बेड पर पटकना शुरू कर दिया। धृति को यूं दर्द में रोता देख अरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। जो होना था वो हो चुका था और ना जाने क्यों उससे धृति का दर्द भी देखा नहीं जा रहा था। उसने धृति को उठाया और गले लगाकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसका सिर सहलाने लगा, लेकिन धृति जैसे ही शांत हुई उसने अरुण के बाजू में जोर से काटा और वहां से भाग गई और पीछे से अरुण बस गुस्से में उसका नाम पुकारते रह गया, पर धृति नहीं रुकी। अरुण ने अपनी बांह पर लगा खून देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं नहीं हूं ऐसा, पर तुमने मुझे ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया है। अरुण के रूम से निकलने के बाद धृति सीधे होटल के पब्लिक वॉशरूम में चली गई और खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। उसने खुद को आईने में देखा। उसके होंठ गुलाबी से सुर्ख लाल हो गए थे और दर्द भी बहुत हो रहा था। धृति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आंखें बंद करते ही धृति की आंखों के सामने अरुण और उसकी पहली मुलाकात घूमने लगी। मॉल में उसकी वो बदतमीजी भरी बातें और उसका यूं लिफ्ट में छेड़ना और आज का वो हादसा, वो सब याद आते ही उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और अपने पास ही बने वॉश बेसिन का नल खोलकर अपने चेहरे पर जोर जोर से पानी के छींटे मारने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, आई हेट यू अरुण रॉय चौधरी, आई हेट यू, आई हेट यू। हमारी जितनी भी मुलाकात हुई है उन सब में तुमने मुझे सिर्फ दर्द दिया है। यहाँ धृति बेचैन थी और वहाँ अरुण परेशान था, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। दूसरी तरफ होटल में आरती पिछले 1 घंटे से धृति को ढूंढ रही थी, पर धृति उसे कहीं नहीं मिली और उसी टाइम वहाँ समीर भी आ गया। समीर को वहाँ आरती ने बुलाया था धृति के बर्थडे का नाम लेकर, पर वो उसे खुद भी देखना चाहती थी। समीर ने आरती से धृति के बारे में पूछा तो आरती ने उसे सब बता दिया। समीर ने अपना सिर पीटते हुए कहा, अब ये लड़की किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए। आरती ने भी कहा, हाँ मुझे भी इसी बात की चिंता है। तुम्हें याद है ना 12 बजे के बाद उसका भी बर्थडे है। उसके पापा यानी विजय अंकल ने भी उसके लिए सरप्राइज रखा है। समीर बोला, हाँ भाई मैं उसका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, भूल गया तो वो मेरा खून कर देगी। और दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे। होटल का एक एक कोना दोनों ने छान लिया था, पर धृति उन्हें कहीं नहीं मिली। तो उसे ढूंढने समीर पार्किंग में आ गया और धृति को ढूंढने लगा, पर तभी किसी ने पीछे से आकर उसे मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने के लिए मना करने की। समीर ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता तुम्हारी बहन से शादी। वो शख्स बोला, ओह तो तुम मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहते ना, सब उस लड़की की वजह से ना, तुम उस धृति को चाहने लगे हो ना, और इसलिए तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो। उसकी बात सुनकर समीर ने भी गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारी बहन से कभी भी प्यार किया ही नहीं, बल्कि मेरा प्यार तो धृति है। उसकी बात सुनकर वो शख्स भी गुस्से में दहाड़ा, ठीक है मैं देख लूंगा तुम्हें और उस लड़की को भी। ये कहकर वो वहां से चला गया। समीर वहीं खड़े होकर उसकी बात के बारे में सोचने लगा और तभी उसके फोन पर उसके पापा का कॉल आ गया। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से कुछ कहा गया। समीर ने कहा, जी पापा मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपने मैनेजर को कॉल करके 2 लंदन की फ्लाइट की टिकट बुक करने को कहा और वहां से चला गया। अगली सुबह धृति सुबह के 10 बजे तक सो रही थी। फिर से उसके कमरे का दरवाजा खुला और इस बार विजय जी थे। वो धीरे से धृति के कमरे में आए और उसका सिर सहलाते हुए बोले, उठ जाओ मेरी गुड़िया बेटी, आज पापा आपको जगाने आए हैं, उठ जाओ बच्चा। अपने पापा की आवाज सुनकर धृति ने अपना सिर उनकी गोद में रख लिया और आलस में बोली, पापा अभी अभी तो जागे थे, पर आपने इतने प्यार से उठा के फिर से नींद आ गई। ये कहकर वो उनकी गोद में ही सो गई। उसकी इस हरकत पर विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा उठ जाइए, हम कब से आपके जागने का इंतजार कर रहे हैं। आज आपका बर्थडे भी है और हमारी गुड़िया आज के दिन पूरे 19 साल की हो गई है। अगले साल हमारी गुड़िया की शादी करवा देंगे और उसे उसका गुड्डा ले जाएगा। विजय जी ने भावुक होकर कहा। उनकी बात सुनकर धृति झट से उठकर बेड पर बैठ गई और मुंह बनाते हुए बोली, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, जो हमसे शादी करेगा वो घर जमाई बनके हमारे साथ रहेगा, तभी हम शादी करेंगे, वरना भूल जाओ, हम अपने पापा से दूर नहीं रह सकते। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर अर्पिता जी ने रसोई से ही चिल्लाते हुए कहा, अगर बाप बेटी की बातें पूरी हो गई हो तो आकर नाश्ता भी कर लीजिए, आलू के पराठे बनाए हैं। बस आलू के पराठे का नाम सुनते ही धृति भाग कर बाहर आ गई और सोफे पर बैठते हुए बोली, मम्मा जल्दी नाश्ता, तो भूख लग गई है। ये कहते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया और यहाँ वहाँ रिमोट ढूंढने लगी और तभी टीवी से आवाज आई, ब्रेकिंग न्यूज, बिजनेस टाइकून अरुण रॉय चौधरी का सीक्रेट अफेयर। कल आधी रात को 5 स्टार होटल के कमरे में मिस्टर अरुण अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और उन दोनों की कुछ तस्वीरें हमारे पास है। ये कहते ही टीवी पर अरुण और धृति की एक तस्वीर आ गई जिसमें अरुण धृति को जबरदस्ती किस कर रहा था, पर उस फोटो से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज है। दूसरी फोटो में अरुण ने धृति को गले लगा रखा था, जिसमें उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, पर पहले वाली फोटो से ये समझ में आ रहा था कि वो वही है। ये देखते ही धृति अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, ये किसने किया, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और क्या होगा, मैं पापा को क्या जवाब दूंगी। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही धृति ने अपनी नजरें उस दिशा में मोड़ ली तो उसने देखा कि उसके पापा अपनी छाती पर हाथ रखे बड़े दर्द में जमीन पर गिरे हुए हैं। ये देखते ही धृति जोर से चिल्लाई, पापा। ये कहकर वो भागकर उनके पास गई और उनका सिर अपनी गोद में रखते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। पापा ये क्या हो गया, पापा आपको, आप ये जमीन पर कैसे गिर गए, पापा कुछ बोलिए ना, पापा ये आपको क्या हो गया है। उस वक्त धृति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विजय जी की ये हालत देखकर अर्पिता जी भी बेहोश हो गई थी। धृति ने अपना फोन उठाया और आरती को कॉल कर दिया। 2 मिनट के अंदर ही दिनेश जी और बाकी सब वहां पहुंच गए। आरती ने आकर धृति को गले लगा लिया क्योंकि धृति रो रही थी और टीवी पर अभी वही न्यूज चल रही थी जिसे देखकर सब शॉक थे, पर समय की नजाकत को समझते हुए किसी ने भी कुछ नहीं कहा और वो सभी विजय जी को हॉस्पिटल ले आए। इसी वक्त द रॉयल मेंशन अरुण के घर पर एक बड़े से सोफे पर बैठकर अरुण अपने हाथ में मौजूद न्यूज़पेपर को घूर रहा था। फिर उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। थोड़ी देर में वहां से कॉल रिसीव हुआ और सामने से आवाज आई, जी सर आप टेंशन मत लीजिए, वो जो कोई भी है मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसकी बात सुनकर अरुण ने अपने मैनेजर से गुस्से में कहा, पहले जाओ और उस लड़की के बारे में पता करो कि ये न्यूज़ देखकर उसके वहां क्या हो रहा है। जी सर मैं अभी आपको पता करके
बताता हूँ। मैनेजर ने कहा तो अरुण ने कॉल कट कर दिया। इधर सभी विजय जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अर्पिता जी को होश आ चुका था, लेकिन धृति तो बस रोए जा रही थी। आरती के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। धृति बार बार कह रही थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। आरती से वो बिल्कुल नहीं संभल रही थी। तो नानी माँ आगे आई और धृति का सिर सहलाते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, तू शैतान जरूर हो सकती है पर बच्चा नहीं। किसी को तुझ पर भरोसा हो या ना हो, पर तेरी नानी को जरूर है। नानी को खुद के बारे में ऐसी बातें करते देख धृति अवाक नजरों से एकटक नानी को ही देख रही थी। उसे यूं हैरान देख नानी ने उसे गले लगा लिया और वो भी फूट फूट कर रोने लगी। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलकर उन सबके पास आते हैं। उन्हें देखकर धृति उनके पास हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हमारे पापा को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उसकी बात सुनकर डॉक्टर साहब ने भी गंभीरता से कहा, देखिए पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बहुत सीरियस है। हमें अभी उनकी हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो जान भी जा सकती है। ये न्यूज़ सुनकर मानो सबके होश उड़ गए थे। ऊपर से जब ऑपरेशन का खर्चा सुना तो सबकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि उन सबके लिए 10 लाख बहुत बड़ी रकम थी, जिसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। धृति ने खुद से कहा, नहीं मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दे सकती। मैं कहीं से भी 10 लाख रुपए लाऊंगी, चाहे मुझे खुद को क्यों ना बेचना पड़े। धृति के छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर आरती हैरान होकर उसे देख रही थी, पर धृति वहां से भाग गई थी। ये देख आरती भी उसके पीछे पीछे भागने लगी, पर थोड़ी दूर जाकर धृति गायब हो गई। आरती समीर को कॉल करने लगी, पर उसका कॉल आउट ऑफ इंडिया बता रहा था। ये सब देखकर आरती और भी परेशान हो गई और धृति को ढूंढने लगी। इधर अरुण ने एक आदमी को कॉल करके कहा, अभी के अभी ये न्यूज़ हट जानी चाहिए, वरना कल न्यूज़ देखने के लिए उसका चैनल नहीं बचेगा। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तभी उसके फोन पर उसके मैनेजर का कॉल आया। अरुण ने कॉल रिसीव की, लेकिन मैनेजर ने जब धृति के बारे में उसे बताया तो अरुण एक झटके में सोफे से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए अपने मैनेजर से बोला, धृति जहां भी हो उसे अभी मेरे पास ले आओ, मैं अपने ऑफिस में हूं, तुम उसे सही सलामत यहीं ले आओ। जी सर, कहकर मैनेजर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर धृति कोलकाता की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर सूखी पत्ते की भांति भागे जा रही थी। खुद को बेचने के बारे में तो उसने यूं ही कह दिया था, पर अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे पैसे कहां से लाएगी। उसने सोचा उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सोचते हुए वो सामने की दुकान की तरफ चली ही थी कि एक गाड़ी आकर उसके आगे रुकी और देखते ही देखते कुछ गुंडों ने धृति को उस गाड़ी के अंदर खींच लिया। वो खुद को बचाने के लिए कुछ करती इससे पहले ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद धृति को एक बड़े और आलीशान से ऑफिस में लाया गया। उस ऑफिस के बीचों बीच एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था, जिस पर अरुण बैठा धृति का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही धृति को लाया गया तो उसने एक भरपूर नजर धृति पर डाली और अपनी जगह से उठकर धृति के पास आया। धृति अभी भी बेहोश थी। उसने प्यार से उसके माथे को चूमकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और सोफे पर आराम से लेटा दिया। फिर उसके हाथ को पकड़कर बोला, पागल लड़की, खुद को बेचने चली थी। अरुण धृति के हाथ को अपने हाथों में ले लेता है और उसे मुस्कुराते हुए निहार रहा था। स्माइल करते वक्त उसके गालों में 2 छोटे-छोटे डिंपल्स पड़ते, जिससे वो और भी डैशिंग लग रहा था। उस वक्त धृति अगर अपने मिस्टर खड़ूस को यूं स्वीट स्माइल करते देखती तो शायद वो फिर से बेहोश हो जाती। अरुण को सच में धृति के वो छोटे हाथ देखकर बहुत हंसी आ रही थी। उसने मन में ही कहा, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। ये सोच सोचकर वो हंसे जा रहा था। अरुण ने एक बार और धृति का माथा चूम लिया और उसके उस छोटे से हथेली को चूमते हुए बोला, कितनी चाही कि कर लो तुमसे नफरत, पर हो ना पाया मुझसे। पर तुम ये ना समझना कि मोहब्बत है हमें तुझसे। ये कहते ही उसने धृति का हाथ छोड़ दिया और उससे दूर हटकर खड़ा हो गया और पास ही रखे बोतल से पानी लेकर धृति के चेहरे पर उछाल दिया। उसके ऐसा करने पर धृति हड़बड़ाकर अपनी बेहोशी से जागी और खुद को यूं एक आलीशान ऑफिस में देखकर घबरा सी गई। उसने अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाया तो उसे सामने खड़ा अरुण दिखा, जो अपना एक हाथ पॉकेट में डाली उसे ही गुस्से से घूर रहा था। इतने में अरुण का मैनेजर वहां आ गया। बॉस, ये रहा फाइल जो आपने मंगवाया था और काम हो गया। ये कहकर वो साइड पर खड़ा हो गया और अरुण ने भी ओके कहकर फाइल अपने हाथ में ले ली और धृति को देखते हुए बड़ी रौबदार आवाज में कहा, आज सुबह जो न्यूज़ चैनल में इतना बड़ा हंगामा हुआ, क्या उसमें तुम्हारा हाथ है? आखिर मुझे सेड्यूस तुमने ही किया था। उसकी बात सुनकर धृति गुस्से में बोली, देखो मिस्टर, अगर तुम इस